गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप? व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? इसका स्कोप और इसका मतलब क्या है? एरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने। एरिस्टोटल ने क्या बोला था एंथ्रोपोलॉजी के बारे में? एंथ्रोपोलॉजी एक गॉसिप है अराउंड मैन। और मैन क्या है? बेसिकली एक गॉसिपर है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज द गॉसिप अबाउट मैन and and man are the gossipers. You know that anthropology study physical as well as socio-cultural aspects of the human being. It has a relation with other disciplines. It has relation with social sciences. Let us take the example of history. In history, what we do? We do study about past. Anthropology, however, not only study the past culture but detailed elaboration about modern history as well as contemporary societies. Anthropology and psychology are also related. Psychology is the study of individual behavior. साइकोलॉजी में हम क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी में हम फील्ड एक्सपेरिमेंट पे रिलाई करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को हम एक होलिस्टिक स्टडी मान सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देन कम्स सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज physical as well as social aspects of the society, whereas sociology studies only the social aspects of the human being. Anthropology is also related with geography, geology, and pathology. Now, what is pathology? Pathology is the study of the soil, and anthropology has to study the various cultural remains, the various types of soils in archaeological anthropology. In archaeology, we study what? We study the ancient remains. Okay, guys, we study the material remains of the, and we try to reconstruct the past culture. How people live in the past, how do they get food in past, and also study the social organization. Now, anthropology, geography studies the climate, studies the weather, studies the uh, various features of the earth, physical features, socioeconomic features, and other features. Now, what is anthropology? Anthropology also studies the role of various environmental factors. आदमी कैसे अडेप्ट करता है अपने आप को जब वो हाई एल्टीट्यूड में रहता है, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है जब वो हॉट रीजन में रहता है, और वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है जब वो कोल्ड रीजन में रहता है। तो इसका ये एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है। अब मेडिकल साइंसेस की बात करें, मेडिकल साइंसेस
डिसीजेस के बारे में स्टडी करते हैं, डिसीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसके काजेस क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एंथ्रोपोलॉजी भी स्टडी करता है डिसीजेस के बारे में, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्प्रेड कहाँ से हुआ और कैसे डिसीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओके, लाइफ साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी इन बायोलॉजी एंड botany and zoology. We study about plants and animals. Whereas in anthropology, what we do? We study origin of human being, evolution of human being, biologically as well as culturally. Okay. हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी है वो जो एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की फिजिकल स्टडीज ही नहीं करता, बट सोशल स्टडी भी करता है, कल्चरल स्टडी भी करता है। कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कल्चर क्या है बेसिकली, बिलीव्स के बारे में, बिलीव्स क्या है उसके, उसकी ट्रेडिशंस क्या है, उसके रिचुअल्स क्या है, वो रिलीजियस क्या फॉलो करता है, पॉलिटिकल सिस्टम उसका कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम उसका कैसा है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ओवरव्यू करता है, पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडी करता है। और देखो मैंने सोशियोलॉजी के साथ रिलेशन है, फिजियोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ रिलेशन है इसका, एंथ्रोपोलॉजी का हिस्ट्री के साथ रिलेशन है, ज्योग्राफी के साथ रिलेशन है, जियोलॉजी के साथ रिलेशन है, हम रॉक्स की स्टडी करते हैं। तो जो पास्ट कल्चर था, जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में स्टोन टूल्स की हेल्प से जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो फूड वो गैदरिंग करते थे, वो हंटिंग करते थे। तो इसका भी इंफ्लुएंस है ज्योग्राफी के ऊपर। एंथ्रोपोलॉजी इसको भी स्टडी करती है। एंथ्रोपोलॉजी जो हम बॉटनी जोलॉजी में पढ़ते हैं वो भी कवर करती है। एंथ्रोपोलॉजी जो अर्थ साइंसेस में हम कवर करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, सॉइल की स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी उसके साथ भी रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज है। तो इनका बड़े सारे स्टूडेंट्स के साथ इनका रिलेशन है, सिमिलरिटीज भी है और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है, अब मेन ब्रांचेस की बात करें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होता है कि हम सोशली भी स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग को और कल्चरली भी स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग को। दूसरा आता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टडी करते हैं। ओके, हम स्केलेटन, फॉसिल रिमेन्स की स्टडी करते हैं, हम स्केलेटन्स की स्टडी करते हैं, हम फेशियल फीचर्स की स्टडी करते हैं, हम एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं मैन की। अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हम पास्ट कल्चर की स्टडी करते हैं, हम एग्जीबिशंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जीबिशन की इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन कल्चर डिस्कवर किया, मोहनजोदारो कल्चर डिस्कवर किया। ठीक है, वेरियस हड़प्पन साइट्स हैं। ठीक है, वेरियस अदर जैसे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जो हमारा कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले डिफरेंट पैलोलिथिक कल्चर आया, फिर मेसोलिथिक कल्चर आया, फिर न्यूलिथिक कल्चर आया, फिर आगे। तो ये कल्चर की हम डिटेल स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। कैसे पहले स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता था, फिर कॉपर के टूल्स के इस्तेमाल करने लगा हंटिंग गैदरिंग के लिए। फिर उसके बाद कैसे कॉपर से ब्रॉन्ज एज आ गई, ब्रॉन्ज एज के बाद फिर वो आयरन एज के टूल्स इस्तेमाल करने लगा। तो कैसे चेंजेस आई टाइम के साथ, इसकी स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ लैंग्वेज का, उसका फिर ग्रोथ कैसे हुआ। ठीक है, डिफरेंट इसकी थ्योरीज हैं लैंग्वेज की ओरिजिन की। कोई कहता है कि डिवाइन ओरिजिन है लैंग्वेज का, ठीक है, किसी ने अलग थ्योरी दी।
तो ये मेन ब्रांचेस हैं। इनके रेलेवेंस क्या क्या है? हम सोशली स्टडी करते हैं, हम सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस स्टडी करते हैं, जैसे मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि वो क्या करता है, प्रोडक्शन कैसे करता है खाने की, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है। बायोलॉजिकली हम स्टडी करते हैं, स्केलेटन रिमेन्स की स्टडी करते हैं, हम पुराने फॉसिल एविडेंसेस हैं हमारे पास, तो उनकी स्टडी करते हैं, चाहे वो स्टालोपिथिकस हो, चाहे वो होमो इरेक्टस हो, चाहे वो निएंडरथल मैन हो, चाहे वो होमो सैपियंस हो, तो हम इनकी स्टडी करते हैं डिटेल में। ओके, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम हम साइट्स को एक्सिवेट करते हैं, हम पैलेयोलिथिक साइट्स को एक्सिवेट करते हैं, न्यूलिथिक साइट्स को एक्सिवेट करते हैं, कैल्कोलिथिक साइट्स को एक्सिवेट करते हैं। तो हम रिलेट करते हैं कि वो उस टाइम पे वो हंटिंग गैदरिंग कैसे करता था, उस टाइम पे वो कैसे कहाँ रहता था, वो उस टाइम पे वो क्या पहनता था, वो फूड कैसे बनाता था, क्या वो रॉ फूड खा कंज्यूम करता था, वो फायर की कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये हम जब मटेरियल रिमेन्स की हम एग्जीबिशन करते हैं, तो हम उससे हम क्या करते हैं, पास्ट कल्चर को बनाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से रहा होगा हमारा पास्ट कल्चर, इस तरह से वो रहते होंगे, इस तरह ये खाना वो खाते होंगे, तो इस ऐसे उनके शेल्टर्स होंगे। ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कैसे वो बोलना कैसे सीखा, कैसे डेवलपमेंट हुई, ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद फिर वो लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, सिंबल्स के जरिए वो कैसे बोलता था, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल जेस्चर से वो कैसे कम्युनिकेट करता था, एग्रेशन को दिखाना, हैप्पीनेस को दिखाना, ठीक है, अपनी डोमिनेंस को दिखाना, ठीक है, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन एंड अपेरेंस ऑफ मैन। अब बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्या है बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। कैसे पहले वो क्वाड्रूपैडलिज्म में चलता था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो क्वाड्रूपैडलिज्म के बाद उसका पोस्चर जो था वो सेमी इरेक्ट हो गया, ठीक है, सेमी इरेक्ट हो गया, सेमी इरेक्ट के बाद फिर वो इरेक्ट पोस्चर हो गया, जब पोस्चर इरेक्ट हो गया तो फिर बाइपेडलिज्म करने लगा, जो उसके फोर लिम्स थे, जो अपर लिम्स थे, वो किसके लिए काम करने लगा, वो उसको इस्तेमाल करने लगा ग्रास्पिंग के लिए, ठीक है, फूड कलेक्शन के लिए उसको इस्तेमाल करने लगा, ठीक है, स्टोन टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगा, ठीक है, और जो फूड था उसको वो लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। इस तरह से वो कैसे वो है वो टाइम के साथ वो कैसे अपने आप को और क्लाइमेट के साथ उसने कैसे अडेप्ट किया, ठीक है। तो ये हमारी चीजें आती हैं इसमें कल्चरल फैक्टर्स में। अब देखो उसने कम्युनिकेशन कैसे सीखा, वो कैसे कम्युनिकेट करता था, प्राइमेट्स कैसे, प्राइमेट्स क्या है मैं बताऊंगा। प्राइमेट्स आर बेसिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ मैमल्स, जिसमें मैन भी आता है, जिसमें एप भी आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए कल्चरल फैक्टर्स, अब वो कैसे कम्युनिकेशन करता था, जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन करता था, वो गुस्सा दिखाता था, वो डोमिनेंस दिखाता था अपनी, कैसे, क्योंकि लैंग्वेज तो एकदम से वो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पैदा हो गया तो उसके बाद वो खुद ही बोलने लगा, तो ये एक बहुत लंबा समय लगा, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत लंबा समय लगा, फिर ये बोलने के लिए, लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए बहुत लंबा समय लगा, मिलियन ईयर्स लगे उसमें, मिलियन ईयर्स लगे लैंग्वेज को डेवलप करने में, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स, अब वो ग्रुप में रह के वो हंटिंग गैदरिंग करने लगा, क्योंकि प्रीडेटर्स, बड़े जानवरों से खतरे से बचाने के लिए वो ग्रुप में रहने लगा, और हंटिंग गैदरिंग जो थी वो एफिशिएंटली वो कर पाता था, शिकार करते थे वो, ठीक है। तो ये आ गया बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब हम थ्योरीज की बात करें, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज है। लमार्किज्म ने क्या कहा, लमार्किज्म ने थ्योरी दी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है कि मैन कैसे इवॉल्व हुआ, वो कैसे इवॉल्व हुआ, है ना, कैसे क्वाड्रूपैडलिज्म से बाइपैडलिज्म में आया, कैसे उसके ऑर्गन्स डेवलप हुए, कैसे उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आई, कैसे उसके ऑर्गन्स की चेन में चेंजेस आई, ठीक है, कैसे फायर की डिस्कवरी हुई,
फायर की डिस्कवरी के बाद फिर वो कुकड फूड खाने लगा, कुकड फूड खाने लगा। और फिर वो कैसे उसके जो कैनाइनिस थे वो टाइम के साथ वो छोटे हो गए। तो कैनाइनिस जो थे वो टाइम के इंसीजर्स जो हमारे टीथ्स हैं उनके साइजेस छोटे होते गए। जास पहले हैवी होता था जास, फिर उसके बाद जास छोटा होने लगा। फोर हेड जो था वो था ही नहीं, वो बिल्कुल फ्लैट था। तो धीरे धीरे ब्रेन की जब डेवलपमेंट हुई तो फोर हेड हमारा इंसान का वर्टिकल हो गया। तो ये कल्चर ये डार्विनिज्म ने में सबसे पहले हम बात करेंगे प्री डार्विनिज्म। प्री डार्विनिज्म में लमार्क कहता है, लमार्क ने क्या किया, जिराफ की एग्जांपल दी। अब जिराफ की ऐसा नहीं है कि जिराफ की नेक शुरू से ही वो लंबी होती थी ना, उसकी नेक पहले छोटी ही थी। लेकिन जब जो ग्राउंड लेवल का ग्रास जब खत्म होने लगा तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट, ट्रीज लीव्स के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता था। तो ट्रीज लीव्स को लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, खाने के लिए वो अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगा। तो क्या हुआ, लामार्किज्म ने कहा कि यो ऑर्गन्स को हम कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो उसका साइज बढ़ जाता है, वो जो है वो ग्रो करता है, वो डेवलप करता है, और वो आगे ऑफ स्प्रिंग में शिफ्ट हो जाता है, वो इनहेरिट हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में। उसकी जो आगे बच्चे होंगे उसमें वो ही चीज उसमें उसके बच्चों में फीचर्स आ जाती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, और जिस जिन जिन चीजों का वो इस्तेमाल नहीं करता ऑर्गन्स का, वो धीरे धीरे आने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो प्रोजनी होगी आने वाले टाइम में, जो उसके आगे जो प्रोजनी थी उसमें वो चीज जो है वो उसमें उसमें वो वाले फीचर्स वो खत्म होने लगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्री डार्विनिज्म। उसके बाद डार्विनिज्म आया। डार्विनिज्म ने क्या किया, डार्विनिज्म ने थ्योरी दी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसने कहा किस तरह से हम इनहेरिटेंस के बारे में कहा कि ऑर्गेनिक वेरिएशन कैसे होती है, एक लिविंग स्पीसीज जो है वो दूसरे लिविंग स्पीसीज से वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, कहा डार्विनिज्म में। इन्होंने इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है रिप्रोड्यूस करने की, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की, ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने की। और जो ऑर्गन्स जो है वो जो फेवरेबल ऑर्गन्स होते हैं, मींस जो इन्वायरमेंट के में अडेप्ट कर लेते हैं, जो फेवरेबल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें है ना, तो वो फीचर्स वो रह जाते हैं, वो फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, वो फीचर्स आगे ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं, जो फीचर्स एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाते, वो फीचर्स खत्म ही हो जाते हैं। और वो उनकी पॉपुलेशन, वो जो और ऐसे ह्यूमन स्पीसीज, ऐसे लिविंग स्पीसीज जिनके वो जो पॉपुलेशन में अडेप्ट नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में, वो स्पीसीज जो है वो ठीक है, तो वो स्पीसीज जो है वो डेवलप जो है नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कहा था डार्विनिज्म। इसने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आगे पोस्ट डार्विनियन आया। पोस्ट डार्विनियन में क्या हुआ कि लमार्की की थ्योरीज को रिजेक्ट किया गया, और इसमें डार्विनिज्म थ्योरी में लिमिटेशंस थी, वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद पोस्ट डार्विनियन आया। पोस्ट डार्विनियन ने क्या कहा, पोस्ट डार्विनियन ने बोला कि उसमें सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। पोस्ट डार्विनियन ने कहा कि म्यूटेशन का रोल होता है, आइसोलेशन का रोल होता है, देन नेचुरल सिलेक्शन का रोल होता है। तो पोस्ट डार्विनिज्म ने कहा कि मेंडेलियन प्रिंसिपल, कैसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मेंडेलियन प्रिंसिपल कि कैसे इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया। उसने दो एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। उसने दो लॉज दिए थे, थ्योरी ऑफ सेपरेशन, देन दो उसने हाइपोथेसिस दिए थे, दो थ्योरीज लॉस दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे।
देन कम्स सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कहा कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में म्यूटेशन की वजह से हुई है। म्यूटेशन होता है जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाना, दैट इज म्यूटेशन। उसके बाद उन्होंने कहा इनब्रीडिंग की वजह से हुई है। उन्होंने कहा माइग्रेशन की वजह से ह्यूमन वेरिएशन हुई है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। एक पॉपुलेशन जब दूसरी जगह में शिफ्ट या वो माइग्रेट करती है तो वहाँ के एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट करने के लिए वो उसमें फीचर्स, उसके ऑर्गन फीचर्स में चेंजेस आते हैं। ये एक लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में हो जाएगा, हजारों साल लाखों साल लग जाते हैं। तो वो उनमें वेरिएशन आ जाती हैं। वो एक क्योंकि जो अडेप्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते अडेप्ट में उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती है। तो ये इन्होंने कहा कि म्यूटेशन की बात की, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की, आइसोलेशन की बात की, इनब्रीडिंग की बात की। तो इन्होंने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स जो है मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज थे इसमें, इसके मेन एडवोकेट्स। ठीक है, अब डार्विनिज्म थ्योरी दी डार्विनियन ने। ठीक है, लमार्किज्म थ्योरी दी लमार्क ने। तो पोस्ट फैक्टर्स में जैसे म्यूटेशन आ गया, देन हाइब्रिडाइजेशन आएगा, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, देन नेचुरल सिलेक्शन आ गया। कैसे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जो अडेप्ट कर पाता है, जो स्पीसीज जो अडेप्ट कर पाता है एनवायरनमेंट के लिए अकॉर्डिंग, वो स्पीसीज आगे ग्रो करता है। वो जो अडेप्ट नहीं कर पाता है वो उसकी पॉपुलेशन ही एक्सटेंड हो जाती है। ओके, देन कम्स कुछ कंसेप्ट्स हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के। सबसे पहला आता है डोल्स रूल, उसके बाद आता है कॉप्स रूल, देन आता है गॉस रूल, देन आता है पार्लेलिज्म, देन आता है कन्वर्जेंस, देन आता है अडैप्टिव रेडिएशन, देन आता है मोसाइक एवोल्यूशन। अब डोल्स रूल क्या कहता है? डोल्स रूल बोलता है कि कोई भी ऑर्गन है वो अपना साइज कोई फीचर अगर उसने छोड़ा है एवोल्यूशन में तो वो उस फीचर वो दोबारा से नहीं आता। इसका मतलब थ्योरी ऑफ इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। जैसे आप एक टाइम पे टेल्स हुआ करती थी स्पीशीज में, तो टेल्स होती थी, तो वो क्या हुआ टाइम के साथ वो टेल्स वो ऑफस्प्रिंग में टेल्स जो टेल्स जो थी वो खत्म हो गई। अब दोबारा से वो टेल नहीं आ सकती। ठीक है, ये कहना था डोल्स रूल का। कोप्स रूल कहता है कि टाइम के साथ एवोल्यूशन के साथ एनिमल स्पीसी लिविंग स्पीसीज का साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे हॉर्स की एग्जांपल दी, पास्ट में हॉर्स मींस हजारों साल पहले हॉर्स की हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन एवोल्यूशन के साथ उसकी हाइट बढ़ती चली गई। ये एग्जांपल दी थी। ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कॉप्स रूल के लिए। उसके बाद गॉज रूल आता है। अब गॉज रूल क्या बोलता है? गॉज रूल बोलता है कि एक पॉपुलेशन, सो रिसोर्स लिमिटेड है, तो दो पॉपुलेशन compete करती हैं आपस में रिसोर्सेज के लिए, और जो compete कर पाती हैं, जो अडेप्ट कर पाती हैं, वो सरवाइव कर पाती हैं, और धीरे धीरे जो कमजोर होती है वो उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। ओके, देन पैरेललिज्म में आता है कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके एंसेस्टर्स सिमिलर हैं, लेकिन एवोल्यूशन में वो सिमिलर फीचर्स अपने बॉडी में ग्रो करते हैं, सिमिलर फीचर्स अपने आप में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल आप मेरे को याद नहीं आ रही, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। अब पैरेललिज्म, उसके बाद आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता है कि जब दो स्पीसीज हैं, तो उनमें उनके एंसेस्टर्स बिल्कुल डिफरेंट थे, टोटली डिफरेंट थे, लेकिन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में वो एक कन्वर्ज कर जाते हैं, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको देता हूँ फिश की और शार्क की और डॉल्फिन की। ठीक है, तो ये क्या कर इन्होंने एवोल्यूशन के साथ इनकी सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहे थे, तो इनकी बॉडी इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई और ये स्विमिंग बड़ी फास्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंस। और उसके बाद आता है हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या बोलता है? अडेप्टिव रेडिएशन कहता है कि स्पीसीज के मल्टीपल फॉर्म्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। जैसे गैलापेगस जो फिंचेस थे, कईयों की बीक्स चोंच बड़ी थी, कईयों की चोंच छोटी थी, कईयों की चोंच लंबी थी, कईयों की चोंच मतलब लंबाई
कम थी, तो चौड़ी ज़्यादा थी, कहीं की कम थी। तो ये एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है फॉर अडैप्टिव रेडिएशन। तो एक ह्यूमन स्पीसीज के बड़े सारे फॉर्म्स बन जाती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मोसाइक एवोल्यूशन। मोसाइक एवोल्यूशन में एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अब क्या होता है कि एनिमल में कुछ ऑर्गन, जैसे ह्यूमन की एग्जांपल ले लीजिए, तो ह्यूमन में जो ब्रेन की डेवलपमेंट वो एक बाद में हुई। ब्रेन का साइज अपनी वो अलग स्पीड में डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ। बट क्वाड्रूपेडलिज्म से बाइपेडलिज्म में शिफ्ट हो जाना लिविंग स्पीसीज का, वो एक अलग स्पीड में हुआ। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब अलग ऑर्गन, हर एक ऑर्गन एक स्पीड में एवोल्यूशन नहीं होता है। हर एक ऑर्गन की डिफरेंट स्पीड होती है एवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये आता है मोसाइक एवोल्यूशन। अगर और उसके बाद हम बात करें प्राइमेट्स। प्राइमेट्स देखो, मडागास्कर में लेमोर्स मिलते हैं, लेमोरिफॉर्म्स अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स एक इनमें मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इनमें ब्रेन डेवलप होता है। इनकी जो आईज होती हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। ठीक है, इनमें जो ना सेंस करने की, किसके सेंस करने की, इनमें इनमें सेंस ऑफ स्मेल करने की कैपेसिटी कम होती है। इनमें हियरिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तभी तो इंट्रोडक्शन हो जाता है ऑल फैक्ट्री लॉब्स में, इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैंने बताई आपको। तो इनमें बॉडली हेयर ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनमें पेंटाडेक्टाइल हैंड्स होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, हैंड्स की, और 5 ही उंगलियां होती हैं पैर की। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड प्राइमेट टैक्सोनॉमी अगर हम बात करें, तो हम दो कैटेगराइजेशन में करते हैं इसको डिस्कस। ओके गाइस, तो हम जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आता है हैप्लोरिनी, उसके बाद आता है कैटरीनी, कैटरीन। ठीक है, तो आगे फिर हम बात करते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं, फिर एक साइड पे न्यू वर्ल्ड मंकीज आते हैं, फिर होमिनेडी आते हैं, फिर एक साइड में ओरंगुटन आता है, और एक साइड में होमिनिडी में आते हैं, ह्यूमन आते हैं। फिर होमोसैपियंस आते हैं, एप्स आते हैं, चिंपांजी आते हैं, गुरिल्ला आता है। तो ये एवोल्यूशनरी प्राइमेट टैक्सोनॉमी मैं डिस्कस किया आपसे। एवोल्यूशनरी ट्रेंड, अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है? प्राइमेट अडेप्टेशन। अब कुछ प्राइमेट हैं वो पेड़ पे रहते हैं, है ना। कुछ प्राइमेट हैं वो रात को एक्टिव होते हैं, दिन में वो इनएक्टिव होते हैं। कुछ प्राइमेट दिन में एक्टिव होते हैं, तो कुछ प्राइमेट ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका वो क्या करता है, अडेप्टेशन करता है। ठीक है, प्राइमेट टैक्सोनॉमी में मैंने डिस्कस किया आपसे, प्राइमेट बिहेवियर, वो कम्युनिकेशन करता है, वो ग्रुप में रहता है ना। मदर इन्फेंट केयर करती है काफी लंबे टाइम तक, डिपेंडेंसी रहती है इन्फेंट की मदर के ऊपर। टर्शरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट। अब देखिए, मैं आपको इपोज के बारे में बताता हूँ। इपोज टोटल 7 है। पहले आता है पैल्यूसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, है ना, प्लेओसिन। तो ये 5 आ गई इपोज। ठीक है, उसके बाद ये टर्शरी पीरियड के इपोज हैं। उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड में आते हैं प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। तो ये आपने 7 इपोक याद रखने हैं, और टर्शनरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड ये आपने याद करने हैं। तो आपने इसमें पूछा है क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिविंग मेजर प्राइमेट। लिविंग मेजर प्राइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है कंपैरेटिव ऑटोनॉमी ऑफ मैन एंड एप्स। हम ऑटोनॉमी की बात करें, किस तरह से इसकी ऑटोनॉमी कैसे वेरी करती है। अब देखो, मैन जो है ना, मैन का ब्रेन डेवलप है एप से। मैन का फेस ऐसे वर्टिकल है। अब एप का फेस ऐसे बाहर को निकला हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्नाथिज्म है उसके फेस में। कैनाइनिस एप्स की बड़ी हैं, है ना, प्रोमिनेंट है। जास बड़ा है, ह्यूमन का जास छोटा है। कैनाइनिस, मोलर्स, प्री मोलर्स, ये सारे टीथ्स के पार्ट हैं। तो ये साइज कम है।
ठीक है। और इसकी जो देखो, एक चीज मैं और डिस्कस करूंगा कि जैसे किस तरह से स्केलेटन चेंजेस आए ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। हाँ, वो एप में आप बता दीजिए, इसमें एप में जो मैन में फोरामन मैग्नम जो होता है ना, क्योंकि इसमें इरेक्ट पोस्चर होता है, तो इरेक्ट पोस्चर की वजह से फोरामन मैग्नम जो है वो फॉरवर्ड प्लेसिंग है। ठीक है। और मैन का जो फोरामन एप्स का जो फोरामन मैग्नम है वो फॉरवर्ड प्लेसिंग नहीं है, वो बैक साइड में है। ठीक है, क्योंकि उसका पेडलिज्म जो है वो क्वाड्रूपेडलिज्म है, वो फोर लिम्स का इस्तेमाल करता है वॉकिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए। ठीक है। तो ये कंपैरेटिव ऑटोनॉमी है मैन और एप्स की। देखो जॉस में फर्क है, देखा है ना, बाइपेडल ये मोशन लोकोमोशन में फर्क है। ठीक है। लैंग्वेज में फर्क है, मैन लैंग्वेज बोलता है, वो लैंग्वेज नहीं स्पीक करता। ठीक है। ब्रेन बड़ा डेवलप है मैन में, एप में इतना ब्रेन डेवलप नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्केलेटन चेंजेस क्या किया है इरेक्ट पोस्चर की वजह से, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई। देखो स्केलेटन चेंजेस में मैं बताता हूँ आपको, फोरामन मैग्नम जो था ना वो फॉरवर्ड प्लेसिंग होगी, वो आगे को आ गया क्योंकि इरेक्ट पोर्शन को सपोर्ट करना था। अब जो ब्रेन है उसकी उसकी डेवलपमेंट हो गई। पहले कम होता था, पहले 500 सीसी था, फिर 600 आया, फिर 700 आया, फिर 1200 सीसी से लेके 1400 सीसी तक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है। उसके बाद क्या हुआ कि चेंज किसमें आए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी ना वो एस शेप की हो गई, वर्टिब्रल वो एस शेप की हो गई क्योंकि शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है। उसके बाद और क्या चेंजेस है, जो हमारा फेमर बोन था वो उसका वो लंबा हो गया और वो एंगल्ड हो गया इनवर्ड, ये भी बाइपेडलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जो हमारा फूट था वो भी डेवलप हो गया बाइपेडलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। जो ग्रेट टो था उसकी अलाइनमेंट बाकी टोज के साथ ही होती है। ठीक है। तो ये था प्राइमेट्स के बारे में। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। अब प्राइमेट टेक्सोनोमी है, प्राइमेट बिहेवियर है, टर्शियरी क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स हैं, एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, प्राइमेट टेक्सोनोमी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स है, ये सब चीजें 1.5 में आती हैं। देन कम फाइलोजेनेटिक स्टेटस। अब फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्या है। अब देखिए फाइलोजेनेटिक स्टेटस। अब फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या चीज है, या फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या है। फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे किसकी, प्लायो प्लिस्टोसिन होमिनिड्स, प्लायोप्लिस्टोसिन होमिनिड्स इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका, जिसपे हम बात करते हैं एस्ट्रालोपिथिकस की। ठीक है। एस्ट्रालोपिथिकस आता है, तो इसका जो फोरहेड था वो रिसीडिंग था, ब्रेन का साइज कोई 500 सीसी था, क्यूबिक सीसी था, हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, मैंडिबल्स बड़ा लार्ज था, और फेशियल जो था वो उसमें प्रोग्नाथिज्म ज्यादा था, आइस जो थी वो फॉरवर्ड लुकिंग थी ऑस्ट्रालोपिथिकस की। ठीक है। सैजिटल क्रेस्ट इनमें प्रेजेंट था। ठीक है। उसके बाद जब आए सब, उसके बाद क्या आए, होमो इरेक्टस आ गए। होमो इरेक्टस में क्या क्या आता है, होमो इरेक्टस में आता है पैरेंथ्रोपस। पैरेंथ्रोपस अफ्रीका में जो मिले हमें उनको बोलते हैं पैरेंथ्रोपस। और जो हमें एक आता है होमो इरेक्टस निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस हाइडेलबर्जियानेसिस। यूरोप में जो मिला हमें फॉसिल एविडेंस, फॉसिल रिमेन्स, उसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस हेडलबर्ग जेनेसिस। फिर हमें एक इंडोनेशिया, जावा इंडोनेशिया में हमें फॉसिल रिमेन मिला, उसको बोला गया होमो इरेक्टस जावानिकस। फिर एक चाइना में फॉसिल रिमेन्स मिला, उसको बोला गया होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस। ओके। तो ये है हाइडेलबर्ग जेनेसिस है, होमो इरेक्टस जावानिकस है। तो इनका जो इनमें साइटल क्रस्ट प्रेजेंट था, इनका जो फोरामन मैग्नम था वो फॉरवर्ड प्लेस था, इनमें 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 ब्रेन साइज ऑस्ट्रालोपिथिकस से बड़ा था, बट निएंडरथल से इनका कम था। मैंडिबल्स, कैनाइनीज, मोलर्स, प्रीमोलर्स ऑस्ट्रालोपिथिकस से इनके स्मॉल थे। ओके। और ब्रेन इनका डेवलप था ऑस्ट्रालोपिथिकस से।
ठीक है। और फेशियल में प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थी, ये चीज प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थी, आईज फॉरवर्ड लुकिंग थी, फेस इनका जो था वो प्रोग्नाथिज्म था इनके फेस में, ठीक है। उसके बाद आता है हाइडलबर्जियानेसिस, नेanderथल मैन। नेanderथल मैन हमें दो इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ला चैपली एक्सेंट जो हमें फ्रांस में मिला, और जो इजराइल में मिला वो हमें वो आ गया माउंट कार्मल। तो ये था होमो इरेक्टस, ये नियांडरथल मैन ला चैपली एक्सचेंज, ये हमें मिला क्लासिकल टाइप जिसको बोलते हैं, ये हमें मिला यूरोप में, आई थिंक फ्रांस में मिला, और दूसरा माउंट कार्मल था वो हमें मिला इजराइल में। तो इनका जो सैजिटल क्रस्ट था इनमें प्रेजेंट था, इनमें उसके बाद इनके जो थिन चिन थे वो ना के बराबर थी, फोरहेड इनका रिसीडिंग था, इनके ब्रो रिजेस प्रोमिनेंट थे, इनका कैनाइनिस मोलर्स एंड प्री मोलर्स स्मॉल थे। उसके बाद आता है हमारा रोडेशियन मैन, और रोडेशियन मैन का मैंडिबल्स बहुत बड़ा था, जास इसके बड़े थे, इसका सैजिटल क्रेस्ट में नहीं था, फोरामन मैग्नम जो था वो फॉरवर्ड प्लेस था। उसके बाद आते हैं होमोसैपियंस। होमोसैपियंस के तीन हमें स्केलेटन रिमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आता है क्रो मैग्नोन, एक आता है ग्रिमाल्डी जो हमें इटली में मिला, और एक आता है चांसलेट जो हमें फ्रांस में मिला, और क्रो मैग्नोन भी हमें फ्रांस में मिला इनका। इनके फॉसिल रिमेन्स फ्रांस में मिले, तो इनकी नेमिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि आप ये कैसे उल्टे सीधे नाम है। तो कोई कहीं जिस जगह से मिला तो उस जगह के नाम पे उसको रख दिया, जिस केव में मिला उस केव के नाम पे फॉसिल रिमेन का नाम रख दिया, या जिस रिवर के किनारे मिला या जिस माउंटेन में मिला तो उस माउंटेन रेंजेस के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया। तो ये नेमिंग हुई थी इनकी फाइलोजेनेटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी होमोसैपियंस की, क्रो-मैग्नोन की, इनमें चिन प्रोमिनेंट थी, ठीक है। प्रो रिजिस जो था वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था। इनका फोरहेड इनका वर्टिकल था, फोरहेड, ठीक है। जैसे पहले जो थे होमोसैपियंस उनका फोरहेड वर्टिकल नहीं था। इनमें इनका इनका फेस जो था वो लेस प्रोग्नाथिज्म था उनमें, वो फेस इनका बिल्कुल वर्टिकल था, फ्लैट था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थी इनमें। और इनमें अब देखिए मैं बात करता हूँ जो आती है ना आपके होमोसैपियंस हमें किस पीरियड में मिले, हमें पैरेलिथिक पीरियड में मिले। निएंडरथल मैन भी पैरेलिथिक पीरियड में ही मिला, ठीक है। तो ये बिलोंग किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, होमोसैपियंस बिलोंग करते हैं पैरेलिथिक पीरियड से, और जो होमो निएंडरथल मैन है ये भी पैरेलिथिक पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद आता है बायोलॉजी। अब सेल क्या है, सेल एक बड़ा ही फंक्शनल यूनिट है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है मैन का, ठीक है। अब डीएनए की बात करते हैं। अब देखिए सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम्स क्या है, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। सेल की डिवीजन कैसे होती है, मिटोसिस से होती है, मायोसिस से होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक आर्चियोलॉजी की, क्रोनोलॉजी, ठीक है। हम बात करेंगे रिलेटिव मेथड एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। रिलेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस में उनको प्लेस करते हैं मटेरियल रिमेन्स को, जो मटेरियल रिमेन्स ज़्यादा पुराना है, ठीक है, ज़्यादा पुराना है, कम पुराना है, और लेटेस्ट है, ठीक है। एब्सोल्यूट में हम एग्जैक्ट एज है ना, वो हम मटेरियल रिमेन्स की एस्टिमेट कर पाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। अब एब्सोल्यूट मेथड के लिए है कार्बन डेटिंग मेथड है ना, आर्गोन कुछ मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आर्गोन करके कुछ है, वो सिंथेसिस वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और अब एब्सोल्यूट रिलेटिव की बात करें तो ये फ्लोरीन
कितना रिलीज कर रहा है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है। टोपोग्राफी से हमें पता चलता है, ठीक है। मटेरियल रिमेन्स की, जैसे पोट्री, सिंपल पोइट्री थी, फिर पेंटेड पोट्री आ गई, फिर डिजाइनर पोट्री आ गई। इस तरह से किस तरह से वो आगे इवॉल्व हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं पहले अपना आ गया एडलेटिव। एडलेटिव में हम स्ट्रैटिग्राफी स्टडी करते हैं, हम सॉइल्स की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि जो मटेरियल रिमेन्स बिल्कुल नीचे है सॉइल के, वो पुराना है। जो ऊपर वाली लेयर्स में है वो लेटेस्ट है, जो और ऊपर वाली लेयर्स में है वो और लेटेस्ट मटेरियल रिमेन्स है। तो ये है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेटिंग मेथड। अब आता है कल्चरल एवोल्यूशन। ओके, तो let us take break of 1 minute. ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कल्चरल एवोल्यूशन, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, ठीक है ना। तो पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड, फिर आता है नियोलिथिक पीरियड, फिर आता है कैलकोलिथिक पीरियड, फिर आता है कॉपर ब्रॉन्ज एज, फिर आता है आयरन एज। अब देखिए, मैं जब डिस्कस करता हूँ ना, देखो इससे हम क्या करते हैं, स्टोन टूल इंडस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आई, ओल्ड बार्न इंडस्ट्री आई। फिर क्या आई, एचूलियन इंडस्ट्री आई। फिर क्या, कौन सी इंडस्ट्री आई, मोस्टीरियन इंडस्ट्री आई। फिर कौन सी इंडस्ट्री आई, ओरिगनेशियन इंडस्ट्री आई। फिर कौन सी इंडस्ट्री आई, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री आई। तो ये स्टोन, इसको हम स्टोन, ये स्टोन टूल्स के बेसिस में इंडस्ट्री को कैटेगराइजेशन किया हुआ है, ठीक है। ओल्ड बार्न इंडस्ट्री, टूल्स कोर होते थे। कोर का जो होता है ना, स्टोन का कोर, वो एज ए टूल को इस्तेमाल किया करता था, जाया जाता था ओल्ड बार्न। उसके बाद एचूलियन आ गया, तो फ्लेक्स का इस्तेमाल होने लगा। वो शार्प एजेस को शार्प किया जाता था। कैसे, एक स्टोन को दूसरे स्टोन के साथ हिट करके। एचूलियन, देन कम्स मोस्टेरियन। मोस्टेरियन में टूल्स के साइजेस छोटे हो गए, ठीक है। तो इसमें जो और इसमें फ्लेक्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। एचूलियन, ओल्ड मैन, एचूलियन, मोस्टेरियन और इग्निशन। और इग्निशन में ब्लेड टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। मीन स्टोन को शार्प कर करके उसकी ब्लेड की फॉर्म में बना देना। और ब्लेड किस लिए, वो क्यों बनाते थे वो ब्लेड टूल्स, वो ब्लेड टूल्स ताकि मीट को क्या करना होता था, मीट को उसको पीसेस में मीट के पीसेस करने के लिए वो ब्लेड टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री आ गई। माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री में क्या किया, टूल्स क्या हुआ, उसमें जो टूल जो थे ना, वो उन्होंने अटैच करते थे। अटैच किसके साथ करते थे, वो जैसे स्टोन का टूल बनाया, शार्प किया उसको, उसको अटैच करते थे वुड के साथ, या उसको अटैच करते थे बोन के साथ। फिर वो एक एरो की फॉर्म ले लेता था, बाला जिसको बोलते हैं। तो वो उसके साथ हैं, उसके साथ वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं पैलोलिथिक टूल्स की। तो पैलोलिथिक टूल्स में क्या हुआ, वो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू सब में दे दूंगा। पैलोलिथिक कल्चर में क्या हुआ कि हंटिंग गैदरिंग करता था, ठीक है, और केव्स में रहता था। क्लोथ्स का कोई हमें मिला नहीं, कोई डिस्कवरी नहीं हुई कि क्लोथ पहनता था नहीं पहनता था। लैंग्वेज का भी कोई पता नहीं है कि बोलता था कि नहीं बोलता था। पैलोलिथिक आ गया, हंटिंग गैदरिंग थी उसकी, और पेंटिंग का कोई ऐसा कोई था नहीं कि पेंटिंग इस टाइम में की हो उसने। तो बड़े सारे और स्टोन के टूल का इस्तेमाल करता था वो, ठीक है। हाँ, ग्रुप में रहता था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसकी थी ग्रुप में। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको आगे। फिर वो, हाँ, वो भिराना कल्चर है ना। फिर चिरांड है, फिर कोल्डी हवा है, फिर जोरवे कल्चर है, फिर बड़े सारी साइट्स हैं, चुपानी मैंडो है। सारी मैं जनरल साइट्स बता रहा हूँ आपको कल्चर की। सोन वैली है, बिरजहोम है, गुफकरार है,
ठीक है, चिरांड है, अथनोरा है, मद्रासियन कल्चर है। तो ये साइट्स हैं। तो ठीक है, पहले मेसोलिथिक पीरियड पे जब आया तो टूल पहले उस पैलोलिथिक पीरियड में कोर का इस्तेमाल करता था, टूल एज ए टूल। फिर जब मेसोलिथिक पीरियड आया तो टूल्स के साइजेस स्मॉल हो गए। ठीक है, लेवोलुशन टेक्निक अपनाने लगा। ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल्स को इस्तेमाल करने लगा। न्यूलिथिक पीरियड आया जिसमें व्हील की डिस्कवरी हुई, जिसमें वो एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगा। अब मेसोलिथिक पीरियड में वो डोमेस्टिकेशन, जानवर का डोमेस्टिकेशन करता था। वो पेस्टोलिज्म में भी करता था। रिलीजियस बिलीफ भी थे उसमें। वो सेमी परमानेंट सेमी सेटलमेंट की तरफ वो प्रोग्रेस करने लगा। केव्स में रहने लगा। फिर वो हट्स के घर वो बनाने लगा। फिर जब नियोलिथिक पीरियड आया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुई, फिर व्हील की डिस्कवरी हुई, फिर फायर की डिस्कवरी भी हुई। फिर वो पहले रॉ फूड खाता था, फिर कुक्ड फूड खाने लगा। और पेंटिंग करने लगा। केव में पेंटिंग की उसने उसने बड़े सारे सीन्स वो डिपिक्ट किया करता था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, उसके बाद जब स्टोन टूल्स क्या हुआ, फिर कंपोजिट टूल्स का वो इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, न्यूलिथिक में फिर क्या हुआ, कैलकोलिथिक जब पीरियड आया तो वो कॉपर के टूल्स को बनाने लगा। ठीक है, कॉपर के टूल को बनाने लगा। उसके बाद कॉपर ब्रॉन्ज एज आई। तो क्या ब्रॉन्ज क्या है, बेसिकली अलॉय है कॉपर और टिन का। और ब्रॉन्ज मजबूत होता था कॉपर से। तो ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हुई तो क्या करने लगा वो, स्मेल्टिंग करने लगा वो। उसके बाद फिर आयरन स्मेल्टिंग करने लगा वो। ठीक है, आयरन के टूल्स का इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, एग्रीकल्चर वाइड लार्ज स्केल पे होने लगा। फिर वो रहने लगा, परमानेंट सेटलमेंट में वो रहने लगा। फिर हमें वो पेंटिंग करता था, पोट्री का वो बनाता था, स्टोरेज का इस्तेमाल करने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। तो ये आ गया कॉपर ब्रॉन्ज एज। देन कम्स आयरन एज। आयरन एज, आयरन एज आ गया। आयरन एज में आपने ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। कल्चर क्या है, ईबी टैलन ने बड़ी ही सुंदर सी डेफिनेशन दी है। कल्चर एक सम टोटल, हमारा जो कल्चर इज बेसिकली बेसिकली हमारा बिलीफ है, सम टोटल ऑफ बिलीफ है, रिचुअल्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारे वर्शिप पैटर्न है, जो कि हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं, लर्न करते हैं जब हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो कल्चर बेसिकली जो है वो हम लर्नड है, कल्चर बेसिकली लर्नड है। और सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, जब कल्चर इवॉल्व हो जाता है तो सिविलाइजेशन की फॉर्म ले लेता है। कल्चर को हम मेजर नहीं कर सकते, सिविलाइजेशन को मेजर कर सकते हैं। कल्चर जो है वो एडवांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिविलाइजेशन एडवांसिंग है। ठीक है, तो ये नेचर कल्चर, क्योंकि हमने कल्चर को, हमने भाई सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटीज की कल्चर्स को स्टडी करना है।
वो रहते कैसे थे, क्या खाते थे, रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था। जैसे अब इंडिया में डेमोक्रेसी है, और जब धीरे धीरे पॉपुलेशन जब वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगे, जब वो परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे, जब वो ग्रुप में रहने लगे, अब सोशल ऑर्डर तो करना था, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गई। ठीक है, कैसे वो मोड ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते थे। तो ये कल्चर हम तभी पढ़ रहे हैं, सिविलाइजेशन हम तभी पढ़ रहे हैं। इथनोसेंट्रिज्म वर्सेस कल्चरलिज्म क्या होता है? इथनोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था डब्ल्यू जी सोमर ने। इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि अपने कल्चर को सुपीरियर बताना, दूसरे के कल्चर को बोलना ये कुछ भी नहीं है, इंफीरियर है अपने कल्चर को। तो जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फील्ड स्टडी करनी चाहिए, किसी के कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहिए, इथनोलॉजी स्टडी करनी चाहिए, तो इथनोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अपने कल्चर को अगर आप सुपीरियर मानोगे, तो दूसरे कल्चर, जिस कल्चर को आप स्टडी कर रहे हो वो उसको समझोगे कि वो इंफीरियर है, तो आपका आपकी थ्योरी एक बाइस्ड थ्योरी बन जाएगी। आप एक एम्पिरिकल स्टडी नहीं कर पाओगे, एक पॉजिटिविटी स्टडी नहीं कर पाओगे, उसमें एम्पिरिकली वो वैलिडेट नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो फ्रांस बोस थे, फादर भी बोलते हैं इनको अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का। तो एंथ्रोपोलॉजी एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म में इन्होंने कहा कि कोई भी कल्चर है सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर नहीं है, कल्चर का कंपैरिजन हमें करना नहीं चाहिए। कल्चर को स्टडी करना है तो उसको उसके एनवायरनमेंट में स्टडी करो, कैसे वो कल्चर ओरिजिन हुआ, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो डेवलप कर रहा है। ठीक है ना? तभी आप एक अच्छे से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक बढ़िया आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेबल स्टडी कर सकते हो, आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ गया नेचर ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी बेसिकली क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। सोसाइटी बेसिकली जब सारे लोग इकट्ठे मिलके रह रहे हों, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी, और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है। अब कल्चर का मैंने बताया आपको। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस तो बड़े सारे होते हैं। फैमिली है, फैमिली क्या चीज़ है पढ़ेंगे। मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन है पढ़ेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली इसमें एक तो हिरार्की होती है, इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी होती है सोशल इंस्टीट्यूशन में। आप सोशल ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स क्या हैं? आपस में इकट्ठे हुए हैं, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, एक पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो जब पर्पस सर्व हो जाता है तो वो ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? बेसिकली इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी की एग्जांपल है कास्ट के बेसिस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मींस डिवीजन है सोसाइटी की, हायरार्कीज हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैरिज के ऊपर। देखिए मैंने बात की थी सोशल इंस्टीट्यूशन की, अब हम पढ़ेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, मैरिज। अब मैरिज की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। मैरिज, मैरिज की डेफिनेशन दी थी वेस्टर्न मार्क ने, जेबी मर्डॉक ने। तो मैरिज क्या है? मैरिज बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बेसिकली हस्बैंड वाइफ इकोनॉमिक कोऑपरेट करते हैं आपस में। कोहैबिटेशन है, मींस साथ में इकट्ठे रहते हैं, और बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं कि कैरी आउट करते हैं, और अपने सोशलाइजेशन भी वो कर देते हैं अपने बच्चों को। तो बेसिकली मैरिज में वेस्टर्न मार्क ने कहा कि मैरिज में क्या है, वन और मोर स्पाउस होती है, जिसकी मैरिज होती है दूसरे वन और मोर फीमेल के साथ। तो उसमें वो उनका रेजिडेंस होता है, कॉमन रेजिडेंस होता है, और कॉपरेशन होती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होती है, और वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट लॉज है मैरिज के। एंडोगेमी है। अब देखिए कास्ट बेसिकली क्या है? एंडोगेमस ग्रुप है।
तो मीन्स ये गाइड करता है कि हमें स्पाउस सीख करना कैसे चाहिए। ठीक है। तो एंडोगेमी बेसिकली कास्ट, जैसे अपने ही कास्ट में शादी करनी चाहिए, दैट इज एंडोगेमी। कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप। ठीक है। अब एक्सोगेमी है। एक्सोगेमी होता है कि जैसे क्लैन है, लिनिएज है, तो ये एक एक्सोगेमी है, एक्सोगेमी है। तो बड़े सारे ट्राइब्स हैं, किम्सिकीस हैं, बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट। तो ये करते क्या हैं, ये बेसिकली ये बिलीव करते हैं ये कि हम अपने क्लैन के बाहर शादी कर रहे हैं। तो दैट इज मीन्स का वो क्लैन एक्सोगेमी है को प्रैक्टिस करते हैं, या फिर लीनियज एक्सोगेमी को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हाइपरगेमी होता है कि जब एक व्यूमन जो है, लो कास्ट व्यूमन जो है, वो हायर कास्ट मैन के साथ मैरी करती है, दैट इज हाइपरगेमी। एंड हाइपोगेमी होता है कि जब लो का हाई कास्ट वीमन मैरिज करती है लो कास्ट मैन के साथ, दैट इज हाइपोगेमी। अब फंक्शंस क्या है मैरिज के, मैंने डिस्कस किया है। बायोलॉजिकल फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शन है, का और सोशलाइजेशन फंक्शन है, ठीक ना। और मैरिज रेगुलेशंस क्या है, मैरिज रेगुलेशंस भी हमें बताती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करती हैं कि हमें 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 मैरिज किसके साथ हमें मैरिज करनी चाहिए, किसके साथ हमें मैरिज नहीं करनी चाहिए, whom to marry and whom not to marry। you got my point guys। आगे प्रेफरेंशियल क्या है, प्रेफरेंशियल में जैसे हम किसको प्रेफर करें, हम किस कैटेगरीज ऑफ पर्सन के साथ हम प्रेफर करें मैरिज के लिए। जैसे क्रॉस कजन मैरिज है, किसी सोसाइटी में क्रॉस कजन मैरिज बड़ी प्रोमिनेंट होती है, ट्राइबल सोसाइटीज हैं। ठीक है। और उसके बाद एक आता है पैरेलल कजन मैरिज, मुस्लिम मुस्लिम्स में पैरेलल कजन मैरिज बड़ी प्रोमिनेंट होती है, जिसमें हम हमें प्रेफरेंस होती है कि हम जब मैरिज करेंगे तो क्रॉस पैरेलल कजन मैरिज करेंगे। क्रॉस कजन में होता है कि जब मैरिज करनी है तो क्रॉस कजन मैरिज ही प्रैक्टिस करनी है। तो पॉलीएंड्री है, फिर पॉली हाँ प्रेफरेंशियल हो गया, हम इनको प्रेफरेंस कर देंगे। प्रेस्क्रिप्टिव हो गया कि कौन से मैरिजेस हमें प्रिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव में आगे आती हैं, जैसे मोनोगैमी है। मोनोगैमी का मतलब एक शादी करनी है। पॉलीगैमी का मतलब एक से ज्यादा शादी करनी है, जहाँ एक के साथ एक से ज्यादा मेल के साथ रहना है या फीमेल के साथ रहना है, जिसको हम बोलते हैं मोनोगैमी हो गया वन मैरिज। पॉलीगैमी हो गया, पॉलीगैमी में पॉलीजिनी आता है, पॉलीएंड्री आता है। पॉलीजिनी में आता है कि एक मैन जो है वो बहुत सारी वीमेन को अपने साथ में रखता है, दैट इज पॉलीजिनी। एंड पॉलीएंड्रस में एक वीमेन जो है वो बहुत सारे मेल्स को अपने साथ में रखती है, दैट इज मैरिज रेगुलेशन। प्रेफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्रिप्टिव हो गया कि कुछ ऐसे कैटेगरीज होती हैं जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं, जैसे इंसेस्ट टैबूस। आप अपने क्लोज रिलेटिव्स में, क्लोज सिबलिंग्स के साथ आप मैरिज नहीं कर सकते। मैरिज पेमेंट के दो तरीके हैं, डाउरी है, ब्राइड है। इसमें एक ब्राइड होता है, एक ग्रूम होता है। तो जब ग्रूम जो है ना, ग्रूम क्या करता है, जब ग्रूम पे करता है ब्राइड को, तो दैट इज कॉल्ड एज वाइफ, ब्राइड से को अपने घर में लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्राइड वेल्थ। और ऑपोजिट होता है डोरी। डोरी में क्या होता है कि ग्रूम, ब्राइड पे करती है टू ग्रूम टू लिव विथ हर। ठीक है। तो बड़ी सारी ट्राइबल सोसाइटीज में, जैसे खासीज हैं, नागास हैं, नागोस हैं, बेगास हैं, टोडास हैं, कोटास हैं, ओंजेस हैं, देन किपसिकीज हैं, न्यूर हैं ऑफ सूडान। तो ये सारी प्रैक्टिसेस ये करते हैं। ठीक है। देन कम्स फैमिली। अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली बेसिकली है क्या, फैमिली में होता क्या है। फैमिली में एक मैरिड कपल होता है और उसके बच्चे होते हैं। ठीक है। अब वेस्टर्न मार्क सर ने डेफिनेशन दी, जीबी मडॉक, जनाब जीबी मडॉक ने डेफिनेशन दी। ठीक है। तो तो जेबी मर्डॉक ने क्या कहा, यूनिवर्सलिटी डेफिनेशन, इसमें ये कहा कि फैमिली जो है वो क्या है, वो फैमिली बेसिकली इकट्ठे रहते हैं, साथ में
घर शेयर करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन करते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो फैमिली आ गया। तो फैमिली में बात करते हैं, डोमेस्टिक ग्रुप्स कौन सा हो गया, हाउस होल्ड ग्रुप्स कौन सा हो गया, डिफरेंट, ठीक है। फैमिली क्या होगी, फंक्शंस क्या है फैमिली के, फैमिली का सोशलाइजेशन का फंक्शन फैमिली का होता है, फिर इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करता है फैमिली, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है फैमिली, है कि नहीं। टाइप्स ऑफ फैमिली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं, हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। ब्लड रिलेशन के बेसिस पे हम कौन सैंगुइनियस फैमिलीज बोलते हैं या एफिनियल फैमिलीज बोलते हैं, ठीक है। जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है वो फैमिली होती है कौन सैंगुइनियस, और जिनके साथ रिलेशन मैरिज मैरिज के बाद जो फैमिली बनती है उनको हम बोलते हैं एफिनियल फैमिलीज, ओके। एंड उसके बाद ब्लड रिलेशन मैरिज के बेस पे फैमिलीज होती हैं, दैट इज मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री एंड पॉलीजिनी, ठीक है। देन उसके बाद रेजिडेंस के बेसिस पे फैमिलीज होती हैं। जैसे अगर शादी करके मेल फीमेल शादी करके अगर हस्बैंड के घर में अपने दोनों अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, देन इज कॉल्ड पैट्रिलोकल रेजिडेंस। अगर हस्बैंड वाइफ मैरिज करके अपनी मदर डॉटर की मदर के घर में रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिलोकल मैरिज। देन उसके बाद आता है नियोलोकल मैरिज। नियोलोकल मैरिज में क्या होता है कि नियोलोकल मैरिज में हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं तो वो सेपरेटली घर सेटअप करते हैं, तो एंड देन वहाँ रिजाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला आता है अवनकुलोकल। अवनकुलोकल में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं और मदर के जो ब्रदर होते हैं उनके घर में जाके रिजाइड करते हैं, ठीक है, रेजिडेंट उनके घर में जाके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अवनकुलोकल मैरिज। उसके बाद रेजिडेंस के बेस पे भी मैंने क्लासीफाई कर दिया, सुक्सेशन के बेस पे भी क्लासीफाई करता हूँ। उसमें होता है पैट्रिलिनियल मैरिज होती है, मैट्रिलिनियल मैरिज होती है। पैट्रिलिनियल मैरिज में जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होती है या फिर किनशिप होती है वो हम सीख करते हैं थ्रू द पेरेंट लाइन। अब मैट्रिलिनियल में मैट्रिलिनियल फैमिली में प्रॉपर्टी इनहेरेंट की जाती है थ्रू द फीमेल लाइन। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन हो रही है फैमिलीज की, और फेमिनिस्ट मूवमेंट में अब क्या हो रहा है कि पहले मैन वर्क आउटसाइड एंड वीमेन कुक फूड फॉर द होल फैमिली। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट के आने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करते हैं, देन हस्बैंड आल्सो हेल्प्स इन किचन विथ वाइफ। तो अब ये फेमिनिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, तो अब लिटरेसी लेवल भी, मॉडर्नाइजेशन की वजह से लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी आई है ना। तो अब जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो इसने किचन के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दी है। आप फूड, आपको ऑनलाइन फूड, होम डिलीवरी आपको आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप होम डिलीवरी फूड की ले सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो हाई सोसाइटीज हैं, एलिट सोसाइटीज हैं, तो वहाँ पे किचन का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये इनका मशरूम ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो स्मैगो स्विगी है या जोमेटो है, ठीक है। तो ये चीजें अर्बनाइजेशन में ऐसी होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसी होती हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आता है किनशिप। अब किनशिप में बात करते हैं, किनशिप क्या है, बेसिकली ये होते हैं रिलेशन। किनशिप क्या होता है, रिश्तेदारी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। देन उसके बाद आता है कॉन्सैंग्यूनियस एंड एफिनियल किनशिप। कॉन्सैंग्यूनियल किनशिप होते हैं जो कि जिनका आपस में ब्लड रिलेशन हो। एफिनियल किनशिप वो होते हैं जिनका जो मैरिज के थ्रू आपस में रिलेटेड हो, ठीक है ना। किनशिप क्या है, बेसिकली ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप है, बेसिकली किनशिप है। और किनशिप क्या है, बेसिकली इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप।
रिश्तेदारियां जिसको बोलते हैं किनशिप। एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट क्या है? अब यूनिलिनियल डिसेंट है। अब क्या होता है कि यूनिलिनियल डिसेंट में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी चीज है वो मूव करती है या फिर पेरेंट्स साइड, फादर साइड से या मदर साइड से, दैट इज यूनिलिनियल डिसेंट। उसके बाद आता है हमारा डबल डिसेंट। डबल डिसेंट में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, कुछ चीजें हैं जो फादर वाली साइड से इनहेरिट की जाती हैं, और कुछ चीजें प्रॉपर्टी जो है वो मदर वाली साइड से मूव करती हैं। दिस इज कॉल्ड डबल डिसेंट। अब कई सोसाइटी में ऑप्शन भी रहता है कि आपको दोनों में से एक चूज करना है, जहाँ आप जहाँ आप पैट्री, जहाँ आप फादर वाली साइड से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करो, या फिर मदर वाली साइड से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करो। और कईयों के पास ऑप्शन होता है कि इक्वली बायलैटरल किनशिप है, वो इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसमें पेरेंट वाली साइड से भी मूव करता है, और वाइफ वाली साइड, हस्बैंड वाली साइड, फादर वाली साइड से भी मूव करता है, और मदर वाली साइड से भी मूव करती है। ठीक है। देन कम्स ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप आते हैं। लीनिएज है। लीनिएज क्या होता है? लीनिएज होता है ये ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें वो मानते हैं कि हमारा जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ये आ गया लीनिएज। उसके बाद है क्लैन। क्लैन भी एक कंपैरेटिवली लीनिएज से बड़ा ग्रुप है, लेकिन इनका एंसेस्टर्स कॉमन होता है लेकिन अननोन होता है, दैट इज क्लैन। देन आता है फ्रैटरी। फ्रैटरी में क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ क्लैंस मिलके क्या करते हैं, फ्रैटरी डेवलप कर लेते हैं। मैंने उसके बाद मोइटी। मोइटी क्या करता है, सोसाइटी को दो डिविजन्स में डिवाइड करता है। जैसे एक एक हाफ में क्लैन आ जाएंगे, लीनिएज आ जाएंगे, फ्रैटरी आ जाएंगी। ठीक है। और दूसरे हाफ में भी फ्रैटरी होएगी, उसके अंदर क्लैन होएगा, उसके अंदर लीनिएज होएगा। ठीक है। उसके बाद आता है काइंडर्ड। काइंडर्ड में क्या होता है? काइंडर्ड इज बेसिक मोइटी। मोइटी में क्या होता है कि आई थिंक फ्रैटरी और एक बड़ा ग्रुप है। मोइटी में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा एक्चुअली जो डेफिनेशन फ्रैटरी की बताई मैंने, वो मोइटी की डेफिनेशन है। मोइटी में क्या होता है कि दो डिवीजन में डिवाइड, दो हाफ्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। फ्रैटरी बेसिकली एक बड़ा ग्रुप है, एक क्लैन से बड़ा ग्रुप है। दो तीन क्लैन मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम फ्रैटरी बोलते हैं। उसके बाद आता है काइंडर्ड। काइंडर्ड इज बेसिकली क्या होता है कि वेब ऑफ रिलेशनशिप्स है, वेब ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है। उसके बाद आता है किनशिप टर्मिनोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी। आप डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी किनशिप में आप बोल सकते हैं कि इसमें 6 कैटेगरीज हैं। देखो हम डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम हर एक रिलेटिव को, किनशिप को हम अलग नेमिंग करते हैं। क्लासिफिकेटरी में हम ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को एक कॉमन नेम जो है वो ऑफर कर देते हैं। या और इसमें ओमाहा जो टाइप्स है इसकी किनशिप क्लास टर्मिनोलॉजी की, वो हमें एक आता है ओमाहा है, ओमाहा किनशिप टर्मिनोलॉजी। देन क्रो किनशिप टर्मिनोलॉजी। देन देन सुडान किनशिप टर्मिनोलॉजी। ठीक है। क्रो किनशिप टर्मिनोलॉजी। इस तरह से दो और है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है डिसेंट फिलिएशन एंड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। डिसेंट मैंने बताया आपको कि कैसे वो प्रॉपर्टी मूव करती है अलोंग फादर साइड, या फिर प्रॉपर्टी मूव करती है अलोंग मदर साइड। ठीक है। तो डिसेंट फिलिएशन, अब क्या होगा कि डिसेंट फिलिएशन क्या है कि एक एक
पेरेंट्स का रिलेशन है अपने बच्चे के साथ कैसा है, दैट इज फिलिएशन। अब देखो पैट अब कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन क्या होता है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ। अगर हम बात करें, अगर एक पैट्रिलिनियल सोसाइटीज में जितने भी मदर वाली साइड के रिलेटिव्स, उनको हम कैटेगराइज करते हैं, एक ग्रुप बना लें, तो वो आ जाती है कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन में। दैट इज कॉल्ड डिसेंट एंड अलाइंड। डिसेंट एंड अलाइंड थ्योरी क्या है ये मेरे को पता नहीं है, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा, पढ़ूंगा अच्छे से, है ना। मैं टारगेट सेट करूंगा कि कम से कम एक एक टॉपिक के ऊपर 2-2 घंटे का लेक्चर्स बनाऊं, कंटेम्पररी एग्जांपल्स दूं, ट्राइबल सोसाइटीज की एग्जांपल दूं, क्वेश्चन पेपर को स्टडी करूं, पैटर्न को स्टडी करूं, वर्ड लिमिट कोड सेट करूं। ये सब चीजें ध्यान में रख के मैं एक एक टॉपिक के ऊपर आपको नया मटेरियल कंटेंट दूं, ताकि आपको कंटेंट सर्च करने में आपको आपका एफर्ट ना लगे। एक कंटेंट, राइट कंटेंट डिलीवर करना क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन चीजों पे वर्कआउट करूंगा। अब उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो चैनल को प्लीज गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। थैंक्स गाइस। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके गाइस, बाय बाय।